नमस्कार बच्चों, आप सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। आप सभी के लिए हमारा शिक्षा विभाग और हमारे शिक्षक भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आपको शिक्षा आपके घर पर ही दी जाए। आप सभी बच्चे अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ते रहिएगा और हमारे दिए गए विषयों की जानकारी को प्राप्त करते रहिएगा। हमारे विभाग ने यह प्रयास किया है कि आप जिस बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है वो बच्चे मोबाइल फ़ोन में YouTube में हमारे विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो वो बच्चे टीवी के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों को देख करके अपनी पाठ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास टीवी ना हो वो बच्चे रेडियो के द्वारा भी अपने पाठ की जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है। अपने अपने विषयों का अध्ययन कीजिए और स्वस्थ रहिएगा। आज हम कक्षा 7वीं का एक कविता शाम एक किसान, जिसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपने हिंदी काव्य में लिखते हैं। बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, जिसमें एक रचना यह भी है शाम एक किसान। उनकी जो भाषा शैली है वो खड़ी बोली है, और उनकी जो भाषा, जो कविता की जो भाषा है वो सरल एवं स्पष्ट दिया गया है। यह शाम एक किसान, इसमें कवि ने को जाड़े के शाम की प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है इन्होंने, और कहा गया है कि जो एक पहाड़ है, शाम के समय जो पहाड़ है वो कैसे दिखता है, उसको कवि किस तरह से देखते हैं। कवि पहाड़ को ऐसे देखते हैं कि पहाड़ किसान जो है वो घुटने टिकाए बैठा हुआ है और आकाश उसके माथे का साफा है। उन्होंने किसान के सर पर साफे की तरह आकाश को बताया है, और जो नदी पहाड़ के नीचे बह रही है उस नदी को किसान के पाँव के नीचे जो चादर बिछी हुई है, ऐसे उन्होंने उसकी रचना की है। जो लाल लाल पलाश के फूल हैं उसको उन्होंने संज्ञा दी है कि वो अंगारे सी दरक रही है। अंगार जो है वो लाल लाल होती है, तो इन्होंने पलाश के जो फूल गिरे हुए हैं उनको देख करके बताया है कि वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो अंगार जो है वो धधक रही है। और जो पूर्व दिशा से पश्चिम में जब सूर्य अस्त हो रहा है तो पूर्व दिशा में जो बादल आ रहे हैं या जो अंधकार आ रहा है, उस अंधकार को देखने पर ऐसे लगता है जैसे बेड़ों के गल्ले से लग रहा है। बेड़ों का गल्ला का अर्थ यहाँ पर यह है कि बेड़ों के छोटे छोटे समूह जो है वो बैठे हुए हैं। कभी ऐसा सोचते हैं कि उसी शाम, उसी शांत वातावरण में जो है एक मोर अचानक से वो बोल उठती है, ऐसे लगता है मानो सुनते हो। और जैसे ही ये सुनाई पड़ता है या ऐसा ही वो मानते हैं कि वह जैसे ही मोर की जो आवाज़ होती है उसी वक्त जो सूरज है वो डूब जाता है। सूरज के डूबते ही पूरा संसार अंधकार में छा जाता है। इसी को हम इन पंक्तियों में जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हम कविता का पहला पद देखेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़ घुटनों पर, पड़ी है नदी चादर सी पास ही धधक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गल्ले सा। यह जो पद है, इस पद में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक किसान है जो घुटनों पर बैठा हुआ है और आकाश का साफा बांधे हुए है। आकाश को देखने पर उनको ऐसे प्रतीत होता है कि वो जो पहाड़ है वो एक किसान है और आकाश जो है वो एक साफे की तरह उसके सर पर बंधा हुआ है। और जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह नदी ऐसे जान पड़ता है कि वो किसान के घुटनों के नीचे जो है वो बिछी हुई है, चादर ओढ़े हुए किसान बैठा हुआ है ठंडी वाली शाम में। और जो पलाश के फूल नीचे गिरे हुए हैं उसे देखने पर लेखक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ पर अंगारे धधक रही है। ठंडी शाम है, ठंडी शाम में किसान जो है
अंगीठी जला करके वहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत उनको होता है। उनकी कविता में वो ये बताना चाह रहे हैं। अंधकार जो है, अंधकार दूर पूर्व में ऐसे जान पड़ता है, सिमटा हुआ है और उसे देख करके ऐसे लग रहा है मानो भेड़ जो है वो बहुत सारे भेड़ समूहों में चले हुए आ रहे हैं या समूह में वहाँ पर बैठे हुए हैं। यह जो है पहाड़ को शाम के वक्त देखने के बाद लेखक ने इस रचना की है। पहले पद में हमने बच्चों देखा कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि एक किसान बैठा हुआ है और शांत सा माहौल है, शाम हो रही है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अपनी कविता के इस पहले अंश में ये बताना चाहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर किसान एक ठंडी शाम में अपने सर पर आकाश का साफा बांधकर, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि कैसे एक पहाड़ किसान की तरह बैठा हुआ है और उसके सर पर आकाश जो है साफे की तरह बंधा हुआ है। सूरज का चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज डूब रहा है। उसकी जो लालिमा है, लालिमा को वो चिल्लम का अर्थ यहाँ पर यह है कि हुक्का जो है उस तरह से हुक्का पी रहा है किसान। क्या है शब्द, क्या है? सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़ घुटनों पर बैठ करके पहाड़ जो है चिल्लम खींच रहा हो, जैसे सूर्य के प्रकाश को वो खींच रहा है। सूर्य डूब रहा है, डूबने की जो लालिमा है उस लालिमा को वो खींच रहा है अपनी ओर। नदी चादर सी पास ही धधक रही है, नदी जो है वो पास ही में से गुजर रही है। वह नदी जो है पहाड़ के नीचे बह रही है। उस नदी को देख करके कवि ये कल्पना करते हैं कि नदी जो है किसान के घुटनों के नीचे चादर की जैसा बिछी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है उनको। पास ही धधक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, पास ही में जो पलाश के लाल लाल फूल हैं वो फूल ऐसे बिखरे हुए हैं, उन्हें देख करके कवि जो है ये संज्ञा देते हैं कि पलाश के लाल लाल फूल ऐसे लग रहा है जैसे नीचे अंगारें धधक रही हो, अंगारे जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई हो क्योंकि ठंडी शाम है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अंधकार जो है वह दूर में पूर्व की ओर जो है वो सिमटा सा बैठा हुआ है और उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो भेड़ों के गले का अर्थ यहाँ पर है छोटे छोटे समूह। ऐसे जान पड़ता है कि भेड़ जो है वो छोटे छोटे समूह बना करके बैठे हुए हो। ऐसी एक शांत शाम की वो कल्पना करते हैं। उनकी कल्पनाओं की से ही ये कविता की रचना की गई। कवि सक्सेना जी अपने इस कविता के दूसरे अंश में ये लिखते हैं, दूसरे जो काव्यांश है उसमें ये लिखते हैं, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो वो कहते हैं कि उस शांत शाम के समय क्या होता है कि अचानक से एक मोर आवाज़ देता है। उस आवाज़ को सुन करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोर कह रहा हो सुनते हो। और यह शब्द सुनते ही जो चिल्लम है वो औंधी हो जाती है। चिल्लम औंधी होना मतलब इससे पहले वाले अंश में हमने देखा था कि चिल्लम क्या है, सूर्य की जो लालिमा है उसे कहते हैं। आप देखते होंगे कि सूर्य जो है वो शाम को धीरे धीरे अस्त होता है। उस अस्त होने के समय में एक थोड़ा सा समय में ही वो पूरी तरह से वो पश्चिम की ओर डूब जाता है सूरज, और उसी के साथ ही अंधकार हो जाता है। ये हमने अक्सर देखा है। तो कवि यही कहते हैं कि अचानक से जो है चिल्लम औंधी हो जाती है, उलट जाती है और वहाँ से धुआं उठता है और उस धुएं के साथ ही जो है सूरज डूब जाता है और इसी के साथ पूरा जो माहौल है वो अंधेरे में छा जाता है। कवि अपनी रचनाओं में ये कहते हैं कि जो शाम है, शाम की जो सुंदरता है, शाम की जो सुंदरता है उसको वो मानवीकरण की ओर मानव के साथ उसको जोड़ते हैं। यही उनकी काव्य की विशेषता है। बच्चों, इस कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ हम जानते हैं। आकाश, आकाश का अर्थ है आसमान। दहकना, दहकने का अर्थ है जलना, जैसे पलाश के फूल जो है वो दहक रहे थे, जल रहे थे, जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। चिल्लम, चिल्लम का अर्थ है जैसे पहाड़ जो है वो चिल्लम खींच रहा था, सूर्य का प्रकाश सूर्य की लालिमा को खींच रहा था, जैसे हुक्का जैसे पीते हैं तो वो
उसको खींचते हैं। चौथा नंबर है सूरज, सूरज का अर्थ है सूर्य। पांचवा नंबर भेड़ों के गल्लेसा का अर्थ है भेड़ों के छोटे छोटे समूह, क्योंकि पूर्व से जो बादल आ रहा था या अंधकार आ रहा था उसे देख करके कवि की कल्पना में यह ऐसे लग रहा था जैसे कि वो छोटे छोटे भेड़ों के समूह। कविता के दूसरे अंश, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। इस पंक्ति को हम प्रश्नों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। ये जो कविता है शाम एक किसान, इस कविता के कवि का नाम लिखना है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह है कविता के कवि का नाम। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? इस कविता में कवि ने जाड़े की जो संध्या है उसका चित्रण किया है, उसका जो चित्र है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तीसरा नंबर, दृश्य में क्या परिवर्तन आ जाता है? लेखक क्या कहते हैं, जैसे ही मोर ने आवाज दी, सुनते हो, उसके साथ ही दृश्य में क्या परिवर्तन हो जाता है? यह परिवर्तन होता है कि संध्या हो जाती है और सूरज डूब जाता है, वातावरण अंधकारमय हो जाता है, चिल्लम औंधी हो जाती है और जो आग धधक रही है वह बुझ जाती है। बच्चों, हमने कविता का अध्ययन कर लिया। अब हम कविता में आए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इससे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहले एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कवि में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। यह जो है प्रश्न आपको दिया गया है। उसके उत्तर में आप लिखेंगे, पहाड़ को किसान के समान कहा गया है। दूसरा, नदी को चादर के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तीसरा, पलाश के जो जंगल है उसको दहकती अंगीठी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चौथा नंबर है अंधकार को भेड़ों के गले सा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे क्योंकि यह पहला प्रश्न का उत्तर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। हम हर दिन सूर्य उदय को भी देखते हैं और सूर्य के अस्त होने को भी देखते हैं, तो कवि ने यह कहा है छत से देख करके आपको बताना है कि शाम कब शुरू हुई। आजकल जो है 6 बजे हो गई। ख नंबर है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? सूरज की जो लालिमा है उसको छटने में आधा घंटे का समय लग जाता है। लगभग आधे घंटे में सूरज जो है वो डूब जाता है। ग नंबर है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? जो शाम का समय होता है उसमें हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर डूबता चला जाता है और पूरी जो आकाश है, पूरे जो आसमान है उसमें पीला पीला रंग आ जाता है। पहले तो नारंगी रंग आते हैं, उसके बाद में वो पीला पीला रंग हो जाता है और उसी के साथ ही सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो मैंने उसको शब्दों में बांधने की कोशिश की है, आप इसे देख सकते हैं। पहला नंबर कबूतर को हम अक्सर देखते हैं कि उसकी आवाज निकलती है गुटरगू गुटरगू। दूसरा नंबर है कौवा को भी हम अक्सर सुनते हैं, वो पेड़ पर बैठे काव काव करता रहता है। तीसरा नंबर चील को भी हमने देखा है,
चील जो है चें चें की आवाज के साथ ही वो ऊपर से उड़कर आता है और जो मुर्गी के बच्चे हैं उसको पकड़ करके वो ले जाता है अपने साथ। चौथा नंबर है तोता। तोता को भी हमने देखा है, उसकी आवाज है टें टें। इस आवाज को भी हमने सुना है। पांचवा नंबर है मैना। मैना भी पेड़ पर बैठे हुए कुहू कुहू ऐसे आवाज जो है वो निकालती है। छठा नंबर है हंस। हंस भी अपनी आवाज कुट कुट। यह मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इस पक्षी की आवाज को सुनते हैं, आपको किसी अलग तरह का आवाज लगता है तो आप इसके सामने उस आवाज को लिख सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में कविता से आगे जो लिखा हुआ है उसमें पहला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे रंग आपने देखे हैं, सुनहरे, पीले, सफेद, इन सारे रंगों का प्रयोग, लाल, इन सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। जैसे पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। तो आइए देखते हैं ये सारे क्या काम करते हैं शाम के वक्त। पक्षियों को अक्सर हमने देखा है कि वो शाम होते ही अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। तो क्या है, पक्षी घोंसलों की ओर लौटते हैं। दूसरा नंबर है खिलाड़ी। खिलाड़ियों को भी हमने देखा है वह शाम होते ही खेलना बंद कर देते हैं। तीसरा नंबर फल वाले। फल वालों को हमने देखा है कि वो शाम के वक्त भी फल को बेचते ही दिखाई देते हैं। चौथा नंबर है माँ। माँ जो है बच्चों के लिए खाना बनाती है, शाम होते ही वह बच्चों के लिए खाना बनाती है। पांचवा नंबर है पेड़ पौधे। सारे पेड़ पौधों को हमने देखा है कि वो रात होते ही सो जाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी अक्सर कहती है कि पेड़ों को रात के समय जगाना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी सो रहे होते हैं। तो क्या है, पेड़ पौधे शाम के समय सो जाते हैं। छठा नंबर है पिताजी। पिताजी को हमने अक्सर देखा है कि वो शाम होते ही वो अपने ऑफिस से घर की ओर लौट आते हैं। तो क्या है, पिताजी घर लौट आते हैं। सातवां नंबर है किसान। किसान को हमने अक्सर देखा है कि शाम होते ही वो खेतों से लौट आते हैं। तो क्या है, किसान खेतों से लौट आते हैं और गाय भैंसों का दूध निकालते हैं। हमने अक्सर देखा है कि किसान जो है वो खेतों से वापस लौट आते हैं और आकर के घर में गाय या भैंसों के दूध निकालते हैं। आठवां नंबर है बच्चे। बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि बच्चे क्या करते हैं शाम के वक्त, गृह कार्य करते हैं। स्कूल से आने के बाद वो गृह कार्य करते हैं और टीवी देखा करते हैं। तो क्या है, बच्चे गृह कार्य करते हैं और टीवी देखते हैं। यह कार्य होता है सभी का शाम के वक्त। अब प्रश्न 3 है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टूट टूट। तो क्या है, यह कविता लिखा गया है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो क्या है, इन दोनों के कविता, हमने सर्वेश्वर दयाल जी की कविता को अभी पढ़ी और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की ये 4 पंक्तियां जो है हमारे सामने है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इस संध्या में वो कहना चाहते हैं, संध्या का उस दृश्य को दिखाना चाहते हैं जिस दृश्य में शाम हो रही है और सारे चिड़िया जो है वो अपने घर की ओर, अपने घोंसले की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। इसको दिखाया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी अपने कविता में। ठीक उसी प्रकार सर्वेश्वर दयाल जी मानव से उसकी तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक किसान है जो घुटने पर बैठा हुआ है, शाम का दृश्य वो बता रहे हैं, उसके साथ ही वो आकाश को उसका साफा बता रहे हैं और नदी को एक चादर जैसे किसान के घुटने पर पड़ी हुई है, पैरों पर पड़ी हुई है, और जैसे किसान जो है वो सूर्य से चिल्लम खींचता है, जैसे सूर्य को डूबने में मदद कर रहा हो। इस दृश्य को दिखाया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा इस कविता में। कविता में
अभ्यास के कार्य के लिए दिया गया है अनुमान और कल्पना। आपके पाठ्य पुस्तक में है। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इसको हमें सुबह हो गया है, इस पर कविता लिखना है। तो हम लिखेंगे सुबह हो गई है, लुढ़कती हुई आ रही है सूरज की गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई है। और बेटी कहती है कि अभी और थोड़ी देर सोने दो माँ। ये जो है ऐसे कविता को हम लिख सकते हैं अपने शब्दों द्वारा। इस जो दिए गए जो पंक्ति है उसको हम अपने शब्दों से लिखने की कोशिश करेंगे। पाठ में एक प्रश्न दिया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। दो दो वाक्य की रचना करना है। इसमें शब्द दिए गए हैं औंधी, दहक, सिमटा। इन शब्दों का वाक्यों में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, आंधी, कल सुबह तेज आंधी आई थी। कल सुबह तेज आंधी आई थी। आंधी क्या है? बहुत तेज बारिश, हवाओं के साथ जो बारिश आई थी उसको कहेंगे आंधी। उसी आंधी को हम दूसरे वाक्य की रचना करेंगे। उसी आंधी से हम दूसरे वाक्य की रचना करेंगे। मेरे मन में विचारों की आंधी चल रही है। मेरे मन में विचारों की जो आंधी है वो चल रही है। दूसरा नंबर है दहक। दहकना हमने इस कविता में भी देखा था। अंगीठी दहक उठी। अंगीठी जो है, अंगारे जो है वो गर्म है, लाल है, वो जो है दहक रही है, बहुत गर्म हो रही है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, मैं बदले की आग में दहक रहा हूँ। मैं जो है बदले की आग, यह जो है यह अंगीठी है, यह सचमुच आग है। और यहाँ पर क्या है? आग होने का अनुमान करते हैं कि हमारे अंदर जो है बदले की कैसी आग उत्पन्न हुई है या कैसे आग दहक रहा है। तीसरा है सिमटता। सिमटता में मैं अपना सामान सिमटा रहा हूँ। मैं अपना कारोबार समटा रहा हूँ। मैं जो है अपने कारोबार को समेट रहा हूँ, यह कहना चाहता है। दूसरा वाक्य है, मैं घर में सिमटा बैठा हूँ। मैं जो है घर में डर के मारे सिमटा बैठा हूँ। यह जो है यह दूसरे वाक्य का अर्थ है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा इस कविता में बहुत सारे नए शब्द आए, बहुत सारे प्रकृति को लेकर के कैसे हम कविता बनाए जा सकते हैं। इसकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। इस कविता को पढ़ने के बाद हम इसके प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। हमें जो है यह कविता अच्छी तरह से जहन में बैठ जाएगा हमारा, हम उसे याद कर सकेंगे। धन्यवाद।